अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है अपना टॉपिक 4.5 शुरू करेंगे और चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होता क्या है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिटेल इसका कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा और जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो भी आपको करा दूंगा। तो देखें स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को सबसे पहले याद रख लें, प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क, TORQUE। ठीक है, तो ये इसका दूसरा नाम है। तो अगर आपको लिखा हुआ आ जाए ना कि प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क डिफाइन करें तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को ही प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क कहा जाता है। तो जैसा कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो टॉर्क को ही कहा जाता है। तो यहाँ मूवमेंट है यानी टॉर्क। अच्छा, अब होता क्या है ये चीज पढ़ते हैं, बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, अगर आप जो है वो ग्रुप में ऐड होना चाहें तो बता दीजिएगा। ग्रुप में ऐड होने की फीस 500 है। ठीक है, अभी हमारे टेस्ट के सेशंस भी जो है वो शुरू होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसी फीस में। ठीक है, नोट्स वोट्स तमाम चीज़ें उसी फीस में मिल जाएंगी। तो चले आज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है कि 2 चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द सीसो। जैसे कि आप फिगर 4.11 में देख सकते हैं, 2 चिल्ड्रन जो है वो सीसो पे खेल रहे हैं। अब सीसो किस तरह का होता है, आपने आई होप ये देखा होगा कि इस तरह का एक झूला होता है जो कि बीच में से कनेक्ट होता है और उसके ऊपर एक तरफ जो है एक बच्चा बैठा हुआ होता है और दूसरी तरफ जो है वो एक बच्चा बैठा हुआ होता है। चले यहाँ पे छोटे से बच्चे ड्रॉ कर देते हैं। ये एक बच्चा सीसो पे बैठा हुआ है और ये दूसरा जो चाइल्ड है वो सीसो पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा चाइल्ड हमारा सीसो पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब 2 बच्चों के नाम भी बताए जा रहे हैं। फातिमा इज सिटिंग ऑन राइट साइड, तो फातिमा जो है वो राइट साइड पे बैठी हुई है, एफ लिख देते हैं। ठीक है, फातिमा जो है वो राइट साइड पे बैठी हुई है। एंड फहीम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पी पॉट, तो जो पी पॉट पे जो फहीम जो है वो लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है, तो एफ जो है वो फहीम के लिए भी लिख देते हैं। तो नाम पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों के नाम में ही एफ आ रहा है, तो जो है मिक्स हो जाएंगे। तो ये फहीम हो गया हमारा और ये हो गया फातिमा। ठीक है, ये राइट साइड पे बैठी हुई है, ये लेफ्ट साइड पे बैठी हुई है, लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये गर्ल है, ये बॉय है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि व्हेन द क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फातिमा इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट ऑफ फहीम, द सीस ऑफ बैलेंस इन दिस केस दे कैन नॉट स्विंग। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारी फातिमा है वो जो है क्या कर रही है, वो क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रही है, यानी यूं जो है वो इस तरफ धक्का दे रही है ताकि जो है वो सीसो ऊपर नीचे हो सके। अच्छा, अब फहीम क्या कर रहा है? फहीम जो है हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है। ये जो है वो क्लॉकवाइज यूं टॉर्क पैदा कर रही है, फहीम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है। और फहीम किस तरफ कर रहा है? इस तरफ। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है ना क्लॉक इस तरफ घूमती है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे कि उल्टा घूमना। तो फहीम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है और फातिमा जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रही है। चलें इसको जो है वो ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये फातिमा ऊपर की तरफ से फोर्स लगा के क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रही है। तो अब दोनों जो है क्या कर रहे हैं कि ये एक क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, और सेम टाइम पर। अब क्या होता है, व्हेन द सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑन अ बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अब देखें, इसने जो है वो 10 न्यूटन का जो है वो 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा किया। ठीक है, इसने भी 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा किया। अब इसने भी 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा किया, इसने भी 10, तो 10 से जो है वो कैंसिल हो गया और बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गई, यानी रेस्ट में आ गई, मोशन नहीं कर रही है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है कि आपके पास जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है आपके पास, अगर ये बराबर हो जाए क्लॉकवाइज टॉर्क के, ठीक है, ये जो है बराबर हो जाए क्लॉकवाइज टॉर्क के, तो बॉडी जो है वो किस में आ जाती है, वो आ जाती है इक्विलिब्रियम में और मोशन नहीं होता। तो इस कंडीशन को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क को कैंसिल कर दे और कोई भी मोशन ना हो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इस चीज़ को हम? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये जो है आप दिमाग में रख लीजिएगा, बिठा लीजिएगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है, ये एक ख़ास कंडीशन है जो कि आपको बताती है कि अगर आप 2 सेम टॉर्क अलग अलग जगह पर
और अलग अलग डायरेक्शन में लगाएंगे तो बॉडी मोशन नहीं करेगी। यानी आपके पास दो टॉर्क हैं, एक है टॉर्क वन, ठीक है, टॉर्क जो है वो इस तरह नहीं लिखते हैं, एक है आपके पास टॉर्क वन, ठीक है, और एक है आपके पास जो कि 10 न्यूटन है, जैसे कि फातिमा और फ़हीम के केस में था। एक है आपके पास टॉर्क टू जो कि है 10 न्यूटन। अब एक टॉर्क जो है आपने, ये आपके पास है एक गेट, सही है। आप अक्सर पार्क में जाते हैं तो आप देखते हैं कि ऐसे गेट लगे हुए होते हैं जो कि दो साइड से घूम सकते हैं, यानी यूं इस तरह के गेट होते हैं, वो इस तरह के, ठीक है, रफ में बनाता हूँ, इस तरह के जो है वो गेट होते हैं। इसको थोड़ा सा और मैं सही करके बनाते हैं, ठीक है, इस तरह के गेट होते हैं और बीच में से वो फिक्स होते हैं। तो अगर आपने जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स यानी 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो इस तरफ से लगाया और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क उस तरफ से लगाया और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए, तो क्या होगा, गेट घूमेगा नहीं। अगर आप चाहें तो इसका एक्सपेरिमेंट पार्क में भी देख सकते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि दो बच्चे हैं गेट के साथ खेल रहे हैं। अगर अब दोनों बच्चे, एक जो है वो एक तरफ धक्का दे और दूसरी जो है वो दूसरी तरफ धक्का दे, यानी एक जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क लगाए और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो और दोनों सेम फोर्स लगाएं, सेम एज के हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो गेट घूमता नहीं है। अब इसकी क्या वजह होती है कि गेट तो बहुत हल्का होता है कि कोई भी इजीली बच्चा हो या कोई भी छोटा चाइल्ड वो इजीली उसे मूव करा पाता है। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन में वो दोनों सेम फोर्सेस लगाना शुरू कर देंगे तो मोशन नहीं हो पाएगी। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो क्या होता है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अगर दो सेम टॉर्क है, अलग अलग जगह पर लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हमारे पास बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में चली जाती है और टॉर्क जो है वो पैदा नहीं हो पाता, यानी बॉडी मोशन नहीं कर पाती है, ठीक है। आगे भी यही बात लिखी हुई है कि द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट दैट पॉइंट। यानी जो सम है, यानी अभी तो हमने एक एक फोर्स की बात की ना, अब देखें यहाँ पर मैं एक एक बच्चा और बिठा देता हूँ, समझे, यहाँ पर मैंने एक एक चाइल्ड और इजाफा कर दिया। अक्सर आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दो दो सीसॉ पे बैठ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे होते हैं तो दो दो को बिठा दिया जाता है। अब जो दोनों, ये जो दो फोर्स लगा रहे हैं, ये जो दो फोर्स लगा रहे हैं, दोनों 20 न्यूटन की है, ठीक है, 20 न्यूटन की। तो दोनों जो है वो क्या कर रहा है, एक क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये दो जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहे हैं, ये दो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, या ये दो जो है वो क्लॉकवाइज और ये दो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, यानी एक बच्चा 10 का टॉर्क पैदा कर रहा है, एक बच्चा 10, तो दोनों का सम क्या हो गया, हमारे पास 20, इधर भी एक 10 और एक 10, तो 20 हो गया। तो दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो गाड़ी या ये जो सीसॉ है मोशन नहीं करेगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा और आसान से भी समझ सकते हैं आपके, अगर आपको गाड़ी की मैं एग्जाम्पल दूँ या कार की, एक छोटी सी कार की एग्जाम्पल दूँ, तो आपको बात बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगी। देखें, आप ये चीज़ बात अच्छी तरीके से जानते हैं और इसकी आपने जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल भी देखी होगी। चलें, पहले मैं यहाँ गाड़ी ड्रॉ कर देता हूँ, ये गाड़ी है, ठीक है, एक छोटी सी। अगर गाड़ी रुक जाए, यानी गाड़ी के जो है वो इंजन फेल हो जाए या पेट्रोल ख़त्म हो जाए, बाय चांस आपने देखा होगा कि लोग रोडों पे गाड़ियों को धक्के दे रहे होते हैं पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से। तो हमारे पास टोटल गाड़ी में 2 लोग थे, यानी 3 लोग थे, एक जो था ड्राइवर था, अगर गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो भी जाए तो भी फिर भी गाड़ी में ड्राइवर की ज़रूरत तो पड़ेगी उसे आगे मोशन कराने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि ड्राइवर भी धक्का देना शुरू कर देगा तो फिर स्टीयरिंग कौन संभालेगा, ठीक है, ड्राइवर जो है अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ है। लेकिन जो 2 लोग पीछे बैठे हुए थे, तो ड्राइवर ने उन्हें कहा कि आप दोनों जो है वो धक्का मारें और हम पेट्रोल पंप तक चले जाते हैं। तो उनमें से 2 लोग क्या करते हैं, एक जो है वो आपस में डिसाइड करते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं जो है ना इस तरफ फोर्स लगाऊंगा, तुम इस तरफ फोर्स लगाना, ताकि ज़्यादा फोर्स लगे, ठीक है, एक कंडीशन बता रहा हूँ। तो ये जो है वो 10 न्यूटन की लगाता है और ये भी जो है दूसरा इंसान जो है वो भी दोनों 10 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं। अब आप बताएं गाड़ी मोशन करेगी, नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स को बैलेंस करेगी, कैंसिल कर देगी और गाड़ी जहाँ थी वहीं खड़ी रह जाएगी, तो मोशन नहीं होगी। अब जो ड्राइवर है वो कहता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, आप जो है वो इस तरफ से फोर्स ना लगाओ बल्कि दोनों एक साथ मिलकर फोर्स लगाओ। आपने देखा होगा ना इस कंडीशन को कि दोनों एक साथ फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल लाइफ से, ताकि आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को बहुत अच्छे समझ जाएं। तो अब गाड़ी मोशन करने लगेगी, अब आगे बढ़ने लगेगी, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस आपस में ऐड हो गई। तो यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में यही चीज़ होती है कि एक बंदा जो है वो उलट साइड फोर्स लगा रहा होता है, एक बंदा जो है वो उलट साइड, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो इस वजह से दोनों की फोर्स जो है वो एक दूसरे से कैंसिल कर देती है, यानी दोनों जो अलग अलग टॉर्क लगा रहे होते हैं, ठीक है, एक बंदा क्लॉकवाइज टॉर्क, एक बंदा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क,
तो क्या होता है, इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। आप जानते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क के अपोजिट होता है। तो अपोजिट जो है वो फोर्स टॉर्क लग रहा है और सेम जो है वो फोर्स, सेम जो है वो मैग्नीट्यूड का लग रहा है। तो इस तरह से ये चीज़ क्या होती है, बैलेंस हो जाती है और मोशन नहीं हो पाता। और फिर जो है इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि टॉर्क लग रहा है दोनों साइड से लेकिन फिर भी मोशन नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, कि दोनों टॉर्क बैलेंस हो गए हैं और मोशन जो है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी ये कहा जा रहा था कि सम हो, यानी जितने भी टॉर्क लग रहे हों इस साइड पे और जितने भी टॉर्क लग रहे हो दूसरी साइड पे, दोनों का सम हो और एक दूसरे को जो है वो बैलेंस कर दे और मोशन ना हो, तो इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, चलें अब जो है वो अपना एक छोटा सा न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर न्यूमेरिकल आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिक है उसे समझाना है आपको। तो कहा जा रहा है कि कंसीडर अ मीटर रॉड, मीटर रॉड यानी एक लंबी सी रॉड ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपके फिगर 4.12 में नज़र आ रही होगी आप। सपोर्टेड एट मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट से जो है उसे सपोर्ट किया हुआ है। चलें छोटी सी मैं यहाँ पर आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। वैसे आपको साइड में डायग्राम जो है वो नज़र आ रही होगी, बीच में इसे सपोर्ट किया हुआ है, एक सीसॉ की तरह समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप मिड पॉइंट यानी बीच से सपोर्ट किया हुआ है, मिड पॉइंट ओ। ठीक है, एज शो इन द फिगर, जैसा कि आप फिगर 4.12 में देख सकते हैं। द ब्लॉक ऑफ 20 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट ए, यानी जो 20 न्यूटन का ब्लॉक है, यानी एक आपके पास ब्लॉक है वो जो है वो 20 न्यूटन का है। ठीक है, और वो 20 न्यूटन का जो ब्लॉक है वो 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, यानी यहाँ पर ए है। ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यानी एक चीज़ रखी हुई है, एक बॉक्स समझ लीजिए, ब्लॉक सा आप देख सकते हैं। तो उसका जो वेट है वो 20 न्यूटन है। अच्छा, वेट है कैसे पता चल रहा है, क्योंकि वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो ये 20 न्यूटन का है। अच्छा, अब एक और जो है फिर आगे आपको कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। अच्छा, इस पॉइंट से 30 सेंटीमीटर दूर है, इनका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर आगे कहा जा रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंस इट एट पॉइंट बी। तो यहाँ पर एक और ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक और ब्लॉक रखा हुआ है जो कि बी है आपके पास। चलें इसको भी नाम देने से पहले ब्लॉक बना देते हैं। ये एक और ब्लॉक है बी। ठीक है, क्या है ये, बी ब्लॉक है। अच्छा, इसका आपने पता करना है वेट, और ये कितनी दूर रखा हुआ है पॉइंट ओ से, यानी इस पॉइंट से कितनी दूर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है आपके पास, ये आपके पास रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर दूर, ये रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर दूर। तो अब आपने वेट पता करना है बी का। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, वही अपना गिवन डेटा बनाते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो गिवन डेटा में आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए, न्यूमेरिकल आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपने याद रखना है कि क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या दिया हुआ है, वेट क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू ए क्या दिया हुआ है आपको, डब्ल्यू ए का वेट आपको पता है जो कि 20 न्यूटन है। अच्छा, कितनी दूर रखा हुआ है, यानी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जो है वो सेंटीमीटर में नहीं लेंगे, क्योंकि ये एन जो है वो ऐसा यूनिट है। तो हमें जो है वो डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है इसको भी जो है वो मीटर में ले जाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल 30 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास किस में, या ए भी लिख दीजिए ताकि पता चले आपको ये डिस्टेंस है ए ब्लॉक का। तो ये आपके पास आ जाएगा किस में, ये आपके पास आ जाएगा मीटर में। तो ये आपके पास बनेगा 0.3। ठीक है, अब आपको जो है वो वेट पता करना है। चलें, ये तो पता करना है ना, इसको टू फाइंड में लिखेंगे। और आपको एक डिस्टेंस दिया हुआ है बी का, यानी ओ से बी कितना दूर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन मसला वही है कि यहाँ भी इन्होंने हमें सेंटीमीटर में दे दिया, तो मीटर में ले जाना पड़ेगा। तो चलें, कितना आ गया ये, 0.2। ठीक है, तो पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ होता है, पॉकेट कैलकुलेटर से छोटी छोटी वैल्यूज़ निकाल लीजिएगा। अच्छा, टू फाइंड क्या करना है, बहुत आसान है। टू फाइंड आपने करना है डब्ल्यू बी, कि इसका वेट क्या होगा। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास इसका तो कोई फार्मूला है नहीं। नहीं, आपके पास कंडीशन है, फार्मूले से बढ़कर कंडीशन है जो कि ज़्यादा सिंपल है। कंडीशन क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है या क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज लिख लें या क्लॉकवाइज लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो चलें पहले क्लॉकवाइज लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो है, क्लॉकवाइज यानी जो क्लॉक की डायरेक्शन में होगा, जिस तरह घड़ी घूमती है जो उस डायरेक्शन में होगा, तो क्लॉकवाइज
मूवमेंट कह लीजिए या टॉर्क, ठीक है, मूवमेंट कह लीजिए या टॉर्क कह लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो बराबर होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, यहाँ पे लिख देते हैं, बकिया जो है वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। चलें इधर ही मैं लिख देता हूँ नीचे, एंटी क्लॉकवाइज, जगह नहीं है ना इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखना पड़ रहा है, ठीक है। चलें इसको रिमूव करता हूँ मैं। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होना चाहिए, सही है, या टॉर्क कह लीजिए या मूवमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था मूवमेंट जो है वो टॉर्क को ही कहा जाता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो सी एम जो है वो बराबर होना चाहिए सी ए सी एम, ठीक है, ए यानी एंटी क्लॉक ए सी एम के, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, ठीक है। तो जब इस तरह होगा यानी ये आपको बता रहे हैं कि ये बैलेंस हुआ हुआ है, यानी ये जो इन दोनों का वेट है इन्होंने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, कोई मोशन नहीं हो रही। तो इसका मतलब यही है ना कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर है जब भी ये मोशन नहीं कर रहा, तो हम वही कंडीशन लगाएंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है, यहाँ पहले मैं टॉर्क लिख देता हूँ, कि टॉर्क 1 जो है वो टॉर्क 2 के बराबर होना चाहिए और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है एफ और डी, ठीक है, एफ और डी, F1 D1 लिख लेते हैं, F2 D2, ठीक है। चले यहाँ पर ए बी नाम दे देते हैं, ठीक है ना, ए बी नाम दे देते हैं, FA DA और FB DB। चलें अब इसे ऊपर रिमूव करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर आपका एक सवाल होगा कि सर हमें तो फोर्स नहीं दी हुई। देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेट जो होती है वो भी फोर्स ही होती है, उसका यूनिट भी न्यूटन होता है, ठीक है। तो एफ़ की जगह लिख दीजिए डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि एफ ये डब्ल्यू भी जो है हमारे पास एक फोर्स ही होती है। तो ये हो गया, आपने पता क्या करना है डब्ल्यू बी, ठीक है, डब्ल्यू बी पता करना था ना, ये देखें डब्ल्यू बी। तो इसको डब्ल्यू बी पता करना है तो डी डब्ल्यू को नीचे ले आइए, तो DA और DB। अच्छा डेटा मैंने आपको पीछे लिखवा दिया था, तो डेटा आपके पास क्या था, डेटा मैं एक बार और कॉल कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि आपके पास जो पहले वाले ब्लॉक का वेट था वो यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने 10 है, ठीक है, सॉरी 20 था, 20 न्यूटन था, ठीक है। तो ये 20 न्यूटन था, 20, और डिस्टेंस कितना था यानी ये कितना दूर था, DA क्या दिया हुआ था आपको 0.3, पीछे से देख सकते हैं मैंने लिखवा दिए थे सब चीज़ें। अच्छा और DB का क्या डिस्टेंस था आपके पास, यहाँ DB है ना, तो DB था आपके पास 0.2, ठीक है। तो आप सॉल्व करा दीजिए, आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। तो बस अब सॉल्व कराना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो DB लिखते हैं। तो 20 को जब मैंने सॉल्व कराया 20 मल्टीप्लाई बाय 0.3 तो मेरे पास आया 6 और डिवाइड करा दिया 0.2 से, तो ये आ गया मेरे पास वेट ऑफ द सेकंड ब्लॉक। ये क्या आ गया मेरे पास, वेट ऑफ द सेकंड ब्लॉक। चलें इसे थोड़ा सा रिमूव करके साफ लिखते हैं। WB मेरे पास क्या आया, 6 को जब मैंने डिवाइड कराया 0.2 से तो मेरे पास आया 30 न्यूटन जो है मेरे पास वेट है किसका, 30 न्यूटन मेरे पास वेट है ब्लॉक जो है वो बी का। अच्छा आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर आपने कहा था कि दोनों का जो है वो बराबर होना चाहिए वेट, या दोनों के जो टॉर्क है वो बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोनों का टॉर्क बराबर आएगा, दोनों का टॉर्क निकाल लीजिए, इसका टॉर्क निकाल लीजिए, इसका टॉर्क निकाल लीजिए, अब बराबर आएगा। यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस यहाँ थोड़ा कम है, जब यहाँ डिस्टेंस कम होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो है हमारे पास वेट ज़्यादा होना चाहिए जब भी बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप ये WB और DB ये डालेंगे तो टॉर्क वही आएगा जो कि WA और DA डालने से आएगा, ठीक है। आप चेक चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। पूरा मैंने इन डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो बता दीजिएगा, 500 फीस है जो कि साल में एक ही बार पे करनी है, ठीक है, हर महीने नहीं पे करनी। तो हम आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है। इजी पैसा नंबर जो जैश कैश नंबर है वो मैंने आपको दे दिया है स्क्रीन पर, तो उसी नंबर पर आप पैसे सेंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बता दूँ फिज़िक्स के नोट बन गए हैं, इंग्लिश के इस्लामिक के भी बन गए हैं, मुकम्मल नोट्स हैं, तमाम चैप्टर सॉल्व हैं उसमें, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ है जो मिस नहीं होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।
दुआओं में याद रखिएगा।